तो ये हो रहा है कि कल हमने अडियाला के सामने दोबारा जाना है, कल जो है मुकदमे चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आर वी इवन अवेयर कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? देखें जी, दुनिया में क्या नहीं हो रहा इससे पहले भी, और इससे कहीं ज्यादा मजालिम गजा में नहीं ढाए जा रहे। तो इसमें ऐसी क्या बात है जी? मतलब ये कौन सी, बल्कि मैंने तो आपको पिछले दौर में भी अर्ज किया था अभी इस गुफ्तगू के कि ताज्जुब नहीं है, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो कुछ ऐलान कर चुके हैं वो अपनी जगह, और जिस तरह खुरम साहब ने मनरो डॉक्ट्रिन की बात की है 1823 वाला, जो सदर मनरो ने यही महल्लेदारी की बात की कि हमारा ये इलाका है जिसको आई थिंक कहते हैं निसफ कुर्रा मगरबी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसमें लातीनी अमरीकी मुल्क आते हैं, कि जी इसको यहाँ पे कोई हमला जो होगा हमारे पे हमला होगा। और उसी तरह डोनाल्ड, एक तो ये बात कि भले दूसरी जंग अज़ीम के बाद रोजवेल्ट ने कह दिया हो एलानिया कि जी मनरो डॉक्ट्रिन से हम पीछे हट रहे हैं, अमली तौर पे मनरो डॉक्ट्रिन से पीछे अमेरिका नहीं हटा। ये डायरेक्ट इन्वेजन्स की फहरिस्त: ग्वाटेमाला 1954, बे ऑफ पिग्स 1961, ग्रेनाडा 1983, निकाराग्वा 1979, पैनामा 1989। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है। और अभी वो रिजीम चेंजेस जो कि चिले में हुई अलेंडे के खिलाफ और पिनोशे जैसे, मैं आसान कर देता हूं, उन्होंने कहा जी कि जब से ये अमेरिका के पास ताकत आई है ना, ये 125 साल से दुनिया के अंदर मुसलसल इंटरवीन कर रहा है, मुसलसल हाल से जंग में है। हाँ जी, लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो मेरे ख्याल उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ये आपने ठीक कहा, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। लेकिन वो जो निकोलस मडूरो की रेजीम थी वो फॉर्म 47 से भी बदतर रेजीम तस्वर की जाती है। ये गौर किया आपने जी? जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन करवाया, जिस तरह से उन्होंने तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को शिरकत नहीं करने दी, आइन बना दिया, मतलब जो जुडिशरी के जरिए एंडोर्समेंट करवा ली जी। और इसीलिए अब देख लें, आपके सामने है, फिर ये हो गया। इन्फ्लुएंस क्या है? ये जुर्म नहीं था। देखिए, जो बात मोहम्मद अली साहब ने, उसमें एक चीज मैंने ऐड कर, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स तो थी ना मडूरो, लेकिन उसको कोई इंटरनल चैलेंज नहीं था। वो देखे ना, 2024 के बाद से उसको कोई चैलेंज नहीं आया। लेकिन जो असल चैलेंज, और ये बात हमें समझनी है जैसे आइंदा का लाए अमल देखेंगे, वो ये है कि अमेरिका के पास इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत है वो डॉलर की और फाइनेंशियल कंट्रोल की ताकत है। उनकी मिलिट्री अपनी जगह पर है, और ट्रंप ने 2-3 दफा जब से सदर बना उसने ये इसको खुलकर कहा है कि हम डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज नहीं होने देंगे। वेनेजुएला सबसे बड़े प्रूवन रिजर्व्स हैं तेल के, वो उसने डॉलर को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। सिर्फ ये जुर्म नहीं है कि चाइना को तेल बेच रहा था, वो चाइना को युआन में तेल बेच रहा था, वो दूसरे मुल्कों को। वैसे तेल उसका है बड़ा थका हुआ, वो है सबसे डेंस हेवी ऑयल रिफाइनमेंट करनी पड़ती है। असल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद अमेरिका का ये अलार्म बेल बजती है जब भी कोई मुल्क डॉलर को छोड़ के, क्योंकि ये भी 50 साल पहले अमेरिका का सऊदी अरब से मुआहदा था कि ऑयल की, ग्रीनलैंड कौन सा जो है वो युआन के अंदर पेमेंट्स कर रहा है, डेनमार्क कौन सा ग्रीनलैंड युआन के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ग्रीनलैंड के अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व, एंड उसने कहा है कि चाइना वहां पे मौजूद है और आवत जावत है, तो वो दुनिया में जहां पर चाइना की आवत जावत होगी उसको अब वो कंट्रोल करेगा। जहां रॉ मटेरियल्स चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है और अगर युआन में एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो अमेरिका भी ये नहीं होने। तो मिनरल्स तो हमारे पास नहीं है, तो सीपेक तो हमारे सीपेक का हिस्सा है। हाँ। तो व्हाट डज इट मीन फॉर, ये जनरल एक सवाल है कि अगर वो तमाम मामला जो चाइना की इकोनॉमी और उसकी मुस्तकबिल की पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, अगर वो अमेरिका के लिए शय का बायस बन रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस वक्त कहते हैं ना स्वीट स्पॉट इसीलिए है कि पाकिस्तान सीपैक में भी है, लेकिन पाकिस्तान ने 2025 में अमेरिका से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, उन्हीं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए सीपैक में होते हुए। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, अब ऐसी दुनिया में जिसमें इतना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है कि हमारे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें उठा के जेल के अंदर डाल देंगे, तो उसके अंदर पॉसिबल है। मैं बता रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो रहा। असल में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा है कि अमेरिका जो पहले ये कह के खड़ा था कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है,
वो उससे पीछे हट गया। दिस इज ऑल अबाउट चाइना। इवन सोमालीलैंड के चाइना जो रशिया के साथ भी उनका थोड़ा सा रोमांस था, उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चाइना ही को आइसोलेट करना था। चाइना के बारे में, ये चाइना के बारे में नहीं है। तो हमें बताया ना हम कहां पे खड़े हैं बीच में, क्रॉस उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, जिसमें जो चूंकि वो टेक्नोलॉजी डिनायल तो नहीं कर सके, तो वो जो उसका रॉ मटेरियल है जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसमें यूज होते हैं, तो उसको डिनाई करना। ये बिल्कुल जो गल्फ ऑफ एडन के अंदर से वो कर रहे हैं, वो जो उन्होंने सोमालीलैंड को किया है, रिकॉग्नाइज करवाया इसराइल के जरिए, तो वो देखिए ट्रंप जो है ना, वो एक क्लासिक बिजनेसमैन है, जहां उसको सुने जहां उठारी डार लगता है। नहीं बिजनेसमैन, देखिए अगर उसने जो ये वेनेजुएला का खेल है, वो उन लोगों के लिए खेल है जो इन्होंने उसको फंड किया था, बड़ी सीधी सी। नहीं देखिए, ऑयल कंपनीज तो खैर अमेरिका की उनको बड़ा फायदा होगा, और उसने कहा भी है कि जी जो ऑयल निकलेगा उसको पहले तुम कॉम्पनसेशन लेंगे ना अपनी, तो वो $12 बिलियन का दैट इज ऑल फाइन, का तेल था। बट मेरे ख्याल में उससे बड़ा जो मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि एक अमेरिकन राइटर है, वो ये कह रहा था कि ट्रंप जो है वो सबसे कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट हो रहा है आफ्टर रूजवेल्ट अमेरिका के लिए, बट नॉट इन अ गुड वे। यानी वो गलत तरीके से अमेरिका का जो पूरा एक निजाम था उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ नाम चाहिए, बदनामी का उसको फर्क लेकिन वो करते देखे ना, पूरा दुनिया का नक्शा चेंज होना शुरू हो गया। यूरोप को उसने फारिग कर दिया, उन्हें कहा आप खुद संभालें। जापान और साउथ कोरिया जैसे मुल्क सोच रहे हैं कि जी हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दें। रूस विल प्रोबेबली गेट अवे विथ विनिंग, को उठा ले तो उसको किसने रोकना है? ये चाइना के ताइवान को टेक ओवर करे तो किसने रोकना है? तो इसलिए मेरे ख्याल में देखिए वो ही कह रहा है कि जी ये हमने नहीं रोकना, हम तो कह चुके हैं ताइवान चाइना का हिस्सा है। हाँ नहीं, मैं वैसे नहीं, लेकिन आप उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करें ना, कि अगर जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर आपको लाठी होनी चाहिए, बड़ी ठीक ठाक लाठी होनी चाहिए। लाठी तो है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है ना कि अमेरिका के कोई नहीं। लेकिन देखिए अमेरिका से तो हमारे अच्छे अमेरिका से तो खतरा नहीं है ना, होपफुली अभी करीब से। लेकिन अगर वो ईरान के अंदर आता है और ईरान के अंदर डायसेंशन को प्रमोट करता है, और बलोचिस्तान जो ईरान का बलोचिस्तान है जिसको उन्होंने मार्क भी किया है, दैट्स अ चैलेंज। नहीं, वो पोम्पियो ने ट्वीट भी किया हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं आपकी नजर से गुजर जाएगा। ईरान पे आप देखें ना, अगर रजीम चेंज होता है, थोड़ी सी अगर कंट्रोवर्शियल बात करनी तो कर लें, करें इसी वजह से बैठे हुए हैं। हमारे ना करने से रुक तो नहीं जाएगा। वो तो होनी है जो आजकल पूछ लेना बेहतर होता है वैसे। नहीं। मेरे अगर लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, जो ईरान में अगर वो करते हैं, ईरान के ऊपर अभी नेतन्याहू भी गया हुआ था वहां पे, उसने मीटिंग की है, ट्रंप ने बरतानिया अखबार में खबरें चला दी हैं कि उनका जो खमेनाई है वो रशिया जाने की कोशिश कर रहा है। ये बरतानिया मीडिया में खबरें भी चलवा दी हैं। सो अगर अगेन इट्स अ बिग इफ, अगर वहां पे कुछ होता है, रिजीम चेंज होता है, तो क्या होगा? कोई नया शाह की कॉपी आ जाएगी, यही हो सकता है ना। वो चाहेंगे हमारा को पपेट आ जाए, अमेरिकन नहीं चाहेंगे। साहब उसकी प्रेसिडेंस तो है ना मुसद्दिक के जमाने, मैं वही कह रहा हूं ना, शाह कोई लाइन उसको अपने ऊपर लेना। मुसद्दिक वाज अ पॉपुलर इलेक्टेड लीडर। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या इंपैक्ट होता है अगर ईरान कोलैप्स नहीं कर रहा? और अगर कोलैप्स करवाने के लिए जो ईरान के अंदर हिस्से बखरे करने हैं, अलहदा करने हैं उसके हिस्से, फहद उसकी वजह से हमें फर्क नहीं। देखिए इंस्टेबिलिटी तो होगी ना, नो डाउट, बट अल्टीमेटली ईरान हमारा जब शाह की हुकूमत थी, पाकिस्तान से कोई जंग तो नहीं थी ना, ताल्लुका ठीक है। आपके ख्याल में, क्योंकि हमें जरा क्लोजिंग साइड पे भी जाना है, हमारे लिए क्या पैगाम है? व्हाट शुड वी डू रियली? मतलब अगर पॉलिटिक्स से आगे की बात सोचें, जो दुनिया कर रही है वो तो कर रही, जो हालात बन गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? हालात क्या बन गए हैं, हमें क्या करना चाहिए से मतलब कि हमें क्या फर्क पड़ता है फिलहाल कि अभी वहां इतनी दूर उन्होंने अपने एक एलानिया या अमली पॉलिसी के ऊपर एक, जब मडूरो सो रहा था ना, तो उसका भी ख्याल था, क्या फर्क पड़ता है मुझे? नहीं, अब फिर आप कोई इन्फ्रेंस दे रहे हैं जिस तरह मैं वैसे कह रहा हूं, नहीं, हालात कैन इरप्ट ऑन योर हेड, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है ना जी। मैं समझे काटे और काटने के औजार लेकर गए थे वो। मैं सिर्फ ये समझता हूं जी कि अमेरिका का हालिया तजर्बा जो रहा है, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करके, रेजीम चेंज करके, वहां काबिज अफवाज रख के, उसके बाद नतीजा क्या निकला? अफगानिस्तान हमारे सामने है, लिबिया हमारे सामने है, सीरिया हमारे सामने है, और दीगर मिसालें भी हैं। सो आई डोंट नो कि इस किस्म की इकदाम से कोई इस्तेहकाम आएगा उस मखसूस मुल्क में या किसी और मुल्क में भी जहां इस तरह मुदाखलत की जाए, बिकॉज अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि हालिया तारीख तो वाज़ेह है बिल्कुल अदम इस्तेहकाम ही रहता है। और जब अदम इस्तेहकाम रहे तो फिर वही होता है कि आप फिर दुमदुमा के निकल जाते हैं, जिस तरह फिर अफगानिस्तान से हुआ।
तो दुमदुमा के तो अब नहीं निकले, लेकिन जहाँ पे अदम इस्तेहकाम होता है उन मुल्कों को भी तो सोचना चाहिए। तो आर देयर लेसन्स फॉर अस, या हमें चिल करना चाहिए, आराम से बैठो? लेसन्स ये हैं कि हम अपनी जो दहशतगर्दी है उससे निपटें। उसके जो अंदरूनी इश्यूज हैं बलूचिस्तान में और केपी में, अगर उसके जितने भी अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी अपनी जगह पर होंगे, हिंदुस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपने अंदरून में जो जितनी स्टेबिलिटी ला सकते हैं वो लाएं। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ है सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी, तो इसको मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि कभी कि कोई अगर हैजमॉन इसके ऊपर हमारी तरफ देखता है तो उसको ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान अंदर से स्टेबल है और इसको हिलाने जुलाने से कोई सड़कों के ऊपर लाखों लोग नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमें अफगानिस्तान में रिजीम चेंज की जरूरत हो, फिर देखें ना, अब रिजीम चेंज की बात हो रही है। तो मसला है हम उनको उठा के नहीं ला सकते, इतनी मुश्किल से तो बाहर भेजा है हमने तो उनको क्वेटा शुरा को इतनी मुश्किल से यहाँ से निकाला, तो हम तो उठा के वापस भी नहीं ला सकते, और भेजना पड़ेगा। बट पॉइंट इसके देखिए, अब रिजीम चेंज अगर जो है वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन ही गया है, तो फिर हमारा भी तो ये नेबरहुड है ना, हमें इंस्टेबिलिटी आ रही है, वहीं से आ रही है। मैं शुड कमेंट ऑन ईरान। आई थिंक देयर टू एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक। एक एस्पेक्ट के लिए टाइम रह गया सर, 30 सेकंड रह गए। 30 सेकंड में बता देता हूँ। पॉलिटिकल का ये है कि देखिए, मैं एग्री करता हूँ फैज साहब से कि बुनियादी तौर पे जो हमारा नेबर है और हमेशा रहेगा, तो वहाँ की अवाम की तवक्कुआत ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी हुकूमत है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, और वो हम उसकी स्टेट से डील करते रहे हैं, शाह हो या मौजूदा निज़ाम हो। दूसरा इशू न्यूक्लियर का है। असल इशू रेड लाइन न्यूक्लियर की है। इफ दे गो टुवर्ड्स न्यूक्लियर, देन आई एक्सपेक्ट सम काइनेटिक एक्शन फ्रॉम द यूएस, व्हिच ट्रम्प हैज वॉर्न्ड। कौन न्यूक्लियर की तरफ जाए? ईरान की बात। ईरान की जो असल बात न्यूक्लियर की, उसके ऊपर हमारा स्टांस ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं एज पर आईएईए, एज पर एनपीटी, बड़ी परेशानी पता किस चीज़ की, इसके ऊपर मैं क्लोज करना चाहूँगा आपका शुक्रिया अदा करते हुए। किसी जगह पे आके तालिबान ये ना समझें कि हमें बागराम बेस अमेरिका को दे देनी चाहिए, लिजिटमेसी भी मिल जाएगी, अमेरिका को टो होल्ड मिल जाएगा, तो फिर हालात हमारे लिए काफ़ी ज़रा मुश्किल भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ये वो अमेरिका नहीं है जिसको टेरिटरी की तलाश नहीं है, उसको टो होल्ड की तलाश है, और उसने तमाम मुल्कों से पहले बागराम बेस का जिक्र किया। सो आई एम रियली फोकस्ड ऑन